अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राबिया ज़हीर। तो आज का जो नावल है उसका उन्वान है दलाब और इसके जो राइटर हैं माहा सैफ हैं। कंप्लीट नावल शेयर करेंगे आपके साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मौसम कुछ बेहतर हुआ था। सूरज की नरम गरम किरणें जिस्म को भली महसूस हो रही थी। वो आंखें मूंदे झूला झूल रही थी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। हर सौ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। गम का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था, और यही सुकून इसके चेहरे पर भी था। अभी भी आंखें मूंदे वो आने वाले दिनों के हसीन लम्हात को सोच रही थी। नाजुक होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट का बसेरा था। मनो जाने कितनी ही देर मजीद ऐसे ही बैठी रहती कि कव्वे के बोलने पर इसके ख्यालात में खलल पड़ा। इसे नागवारी से सीधे होते इस काले भद्दे कव्वे को देखा और अपनी जगह से उठकर दीवार के पास आई। हर सू हरियाली फैली हुई थी। इसने नरमी से दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लेते हुए गांव की ताज़ा हवा अपने अंदर उतारी। खुशी की एक लहर इसके वजूद में सरायत कर गई थी। दोनों हाथ अपने गिर्द लपेटे हुए वो इसी अंदाज में खड़ी थी। छत की छोटी छोटी मुंडेर के साथ सफ़ेद रंग के जोड़े में दूर से देखने में कोई परी ही मालूम होती थी, मगर वो कोई परी तो न थी। काली घनी लंबी जुल्फ़ें, मासूम आंखें, रुई जैसे नरम मुलायम गाल, पंखड़ी की मानिद गुलाबी नाजुक लब, खूबसूरती, नाजुकी और पाकीज़गी का पैकर वो नूरअदन थी। कितनी ही देर वो ऐसे ही खड़ी थी, मगर अब हवा में खुनकी का तासुर बढ़ रहा था। सूरज साहब भी बादलों की ओट में छुप गए थे, और नूरी को तो वैसे भी सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। सामने तख्त पर अम्मा मोहसिन की शादी के जोड़े फैलाई बैठी थी। वो भीनी के पास आ गई थी। नूरी, बताओ तो कैसा है ये जोड़ा? वो गहले नीले रंग के बारीक क्रेप के सूट में जोड़ा इसके सामने फैलाते हुए बोली थी। नूर ने दिलचस्पी और पसंदीदगी से जोड़े को देखा। इसे वाकई वो नफीस सा सूट पसंद आया था, जिसके गले पर गोल्डन कलर के नगों का दीदा जेब काम किया गया हुआ था। ऐसा ही काम घेरे और दामन पर भी तो था। बहुत प्यारा है। इसने सूट के काम पर हाथ फेरते हुए खुले दिल से तारीफ की थी। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया, एक मसला तो हल हो गया। अब बाकी के जोड़े भी निकालो और पैक कर लो। साइमा के घर की पहली शादी है, क्या कहेगी? बहनी मेहमानों की तरह आई है। हम कल ही रवाना हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी। दूसरा शादी वाला घर में 100 काम होते, मिलकर निपटा लेंगे। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? जी ठीक है। वो उदासी से मुस्कुराई थी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मा इसके पुरनोर चेहरे पर बिखरे उदासी के रंग भाम गई थी। कुछ नहीं अम्मा, बस उदास हूँ थोड़ी सी। ये ढलती शामें मुझ पर उदासियाँ बखेर देती हैं। शामें तो उदासी हुआ करती हैं। ढलती शाम में एक अजीब सा फंसू होता है बेटा, जो हमें अपनी तरफ राग़िब करता है। सियाने लोग कहते हैं कि ढलती शाम मुराजियत का इस्तारा है, मगर बेटा ये तो सिर्फ सहने वाला ही जानता है ना कि ये मुराजियत वसल है या फिराक। अपने घरों को लौटते परिंदों के लिए ये अलामत वसल की है, और डूबते शाम के लिए पैगाम फिराक है। इसलिए हमें शाम का वक्त उदास और परेशान कर देता है। वो नरमी से इसके रेशमी बालों में उंगलियां चलाते हुए बोल रही थी, और वो आंखें मोहद्दीन की बातें अपने अंदर उतार रही थी। वो अभी मजीद भी बोलती, मगर मरकज़ी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इनका ध्यान बटा दिया। अब उठो और नमाज़ पढ़ो, अब रब की याद में ही सुकून है। मैं देखूँ तो कौन आया है? वो इसे अंदर भेजते हुए खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। आज खिलाफ मामूल वो जल्दी उठ गया था, वरना सुबह खेजी इसके मामूलात में शामिल नहीं थी। अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर नीचे झांका। सामने बीबी जाने से नज़र आ गई थी। माँ पर नज़र पड़ते ही लबों पर एक दिला आवेज़ मुस्कुराहट ठहरी, जो इसके नसीब शख्सियत का खासा बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत कम मुस्कुराता था, लेकिन कभी कभार इसके लबों का अहाता करने वाली ये मुस्कुराहट देखने वालों को अपने शहर में जकड़ने का हुनर रखती थी। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश होकर सबसे पहले माँ के पास आया था, और अब इनके पास ही तख्त पर बैठ गया था। नाजी से बात करते हुए उन्होंने पलटकर इसकी सिमत हैरानी से देखा। भूरे बाल, हल्की भूरी आंखें, नाबिक गुदास होंठ, सुनहरी गंदमी दमकती हुई रंगत, चौड़ी छाती, खुरदरी हथेलियाँ और धीमी गंभीर मुस्कुराहट। जलीब अलमगान बागड़ी, इनकी कुल कायनात। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी उठ के वो इसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी। जी बीबी जान, आज ज़रा ज़मीनों पर जाना है, काफ़ी दिन से चक्कर नहीं लगा। ज़रा देखूं तो क्या मामलात हैं। वो इन्हें तफसील बता रहा था। चलो खैर से जाओ, और पुत्र मज़ारों पर ज़्यादा सख्ती मत किया करो। छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ करना सीखो, अब तुम बच्चे नहीं हो। बीबी जी, आप तो जानती हैं ना, ज़रा सी ढील दूँ तो सर पर चढ़ने को तैयार होते हैं। इन इसी तरह काबू रखा जा सकता है। खैर, आप इन बातों की फ़िक्र मत करें, मैं अपने तरीके से सब संभाल रहा हूँ ना, आप बस अपना ख्याल रखा करें। वो बात ही बदल गया था। मैं इस उम्र में क्या ख्याल करूं? अब तो एक ही ख्वाहिश है, इस घर में कोई छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनने को मिले। मुझे तो सन्नाटा काटने लगती हैं।
वो इसके खुशगवार मूड को देखते हुए आज फिर इसकी शादी का जिक्र निकाल लाई थी। बीवी जान, आपसे कितनी दफ़ा कहा कि अभी मेरी शादी के बारे में मत पूछें, मत सोचें, मैं ऐसे ही खुश हूँ और जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तब 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अभी तो मैं चलता हूँ, शाम में बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। वो हमेशा की तरह अपनी बात मुकम्मल करके इनकी सुने बगैर हवेली से निकल गया था। मरजान बेगम की नज़रों ने दूर तक अपने खूबरू बेटे का ताक़ुब किया। शादी के 8 साल बाद हज़ारों मन्नतों मुरादों के बाद मिलने वाले जलीब अरमगान बागरी ने इनकी ज़िंदगी में औलाद की कमी पूरी कर दी थी। इसे हुस्न वजाहत के साथ जलाल भी अपने पुरखों से विरासत में मिला था। इलाके में इसका एक रोब और दबदबा था। जब वो सफ़ेद पगड़ी पहने जुलगे का फैसला करता तो सामीन को सांप सूंघ जाता। अपने उसूलों से 1 इंच भी नहीं हिलता था। इसे काम चोरों से सख्त नफरत थी। नरमी पर आता तो सबको नवाज देता और जलाल में आता तो सभी इसकी लपेट में आ जाते। इसने बहुत कम उम्र में ही अपने गांव को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया था, मगर लड़कियों के मामले में इसके उसूल बहुत सख्त थे। बीवी जान इसकी इस आदत से तंग थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो शादी कर ले, शायद इसकी बीवी ही से सुधार सके। मगर इसे तो सनफे नाजुक से हद दर्जा बेजारी थी। लड़कियों की तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखा करता था। अक्सर लड़कियां इसके इताब का शिकार रहती थी। ख़ानदान की लड़कियां तो इसके सामने ही नहीं आती थी, मगर मोहब्बत भी तो इन्हीं का शिकार करती है जो इसके वजूद से मुनकर होते हैं। वो नमाज़ पढ़कर निकली तो मुर्तज़ा अम्मा के साथ बातों में मसरूफ़ था। दिल ज़ोरों से धड़का था। क्या इन्हें खाला ने भेजा है हमें ले जाने के लिए? चलो अच्छा ही है। अगले ही पल इसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। दुपट्टा शानों पर बराबर करते कदम इनकी जाने बढ़ा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम। धीमी आवाज़ में इसने सर उठाकर इसे देखा था। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, चाय लाऊं या खाना खाएंगे? नहीं, खाना तो खालू के साथ ही खाऊंगा, अभी तो तुम सिर्फ चाय ही पिला दो। इसकी बात पर सर हिलाती वो किचन की जाने बढ़ गई। वो दोनों खालाजाद थे। इनके दरमियान कभी इजहार नहीं हुआ था, मगर वो दोनों बचपन से ही खुद को एक दूसरे की अमानत समझते थे। बहुत छोटी उम्र में ही इसके दिल में मुर्तज़ा की मोहब्बत पनप रही थी। इन्हें चाय देकर वापस कमरे में आ गई थी। अभी से सारी पैकिंग करनी थी। कुछ दिनों बाद ही तो मुर्तज़ा के बड़े भाई मोहसिन के लिए इसे रंगपुर जाना था। अपने और अम्मा के सामान को बैग में रखकर वो लिहाफ में घुस गई थी। सुकून से आंखें मूंद कर सर तकिए पर टिका दिया और फिर अगले ही कुछ लम्हों में वो नींद की वादियों में उतर गई थी। 5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद वो लोग दोपहर के वक्त रंगपुर पहुंचे थे। घर में इनके आने से रौनक हो गई थी। अगरचे शादी वाला घर था, मगर अभी कुछ दिन बाकी थे तो कोई ख़ास मेहमान नहीं आए थे। अभी गांव के हिसाब से ये घर बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मगर कुशादा ज़रूर था। यार बहुत अच्छा किया, कुछ दिन पहले आकर मैं तो बहुत परेशान थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मोमना इसकी न सिर्फ अकलौती खालाजाद बहन थी, बल्कि हम उम्र होने की वजह से बहुत अच्छी सहेलियाँ भी थी। अच्छा क्या ख्याल है? कल से ढोलक ना रख लें, कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा। थोड़ा रौनक मेला तो हो। अरे वाह यार, चलो उठो, फिर सबको बोल कर आते हैं, कल से तो खूब मज़ा आएगा। मोमिना चप्पल में पाँव डालते हुए उठ खड़ी हुई तो नूर ने भी इसकी तकलीद की थी। खाला के साथ तख्त पर बैठी अम्मा को बतलाकर वो मोमिना के साथ हाथों में गुड़ और शक्कर से भरे थाल को थामे मोमिना की सब सहेलियों और रिश्तेदारों को बुलाने के लिए निकल गई थी। घर घर जाकर सबको गुड़ की डली और मिट्टी शक्कर के साथ मुट्ठी शक्कर के साथ ढोलकी का सद्दा देते इन्हें शाम होने को आई थी। चलो सबको कह दिया है, अब बस रुखसार के घर जाना है, जल्दी जल्दी चलो, गांव के बाहर जाना है और फिर अंधेरा होने से पहले वापस भी आना है। मोमना इसका हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए इसे समझा रही थी। खेतों के बनने पर तेज़ चलते हुए एकदम नूर का पाँव रपट गया। उफ अम्मी, दर्द की शिद्दत की वजह से करा निकली थी। मोमना जिससे 2 कदम आगे थी, इसकी चीख पर पलटी थी। इसे ज़मीन पर बैठे दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़े हुए देखा। क्या हुआ? वो भागते हुए इस तक पहुंची थी। पाँव रपट गया है। अच्छा, मेरा सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करो। वो हाथ इसके सामने करते हुए बोली थी। नूर ने इसका हाथ थाम कर उठने की कोशिश की थी, मगर दर्द इतना शदीद था कि वो वापस बैठ गई। मम्मी, मुझसे नहीं उठा जा रहा, तुम ऐसा करो, जल्दी जाकर ये रुखसार को देकर आओ, तब तक दर्द में कुछ कमी आ जाएगी। मगर तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलती हूँ। मोमिना परेशान थी और परेशानी वजह भी थी। शाम ढल रही थी और वो दोनों इस वक्त आमों के घने बाग में मौजूद थी, जहाँ बड़े बड़े दरख्तों के सिवा किसी जीरो का नाम और निशान तक नहीं था। फिक्र मत करो, तुम जल्दी जाकर आओ। अब इतनी दूर आकर वापस जाना अच्छा शकुन नहीं है। तुम जल्दी जाओ और वापस आओ। ठीक है, तुम यहीं बैठी रहना, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। वो कहते हुए तेज़ी से रुखसार के घर की तरफ चल दी। कौन हो तुम? वो घुटनों पर सर रखे घोंसलों के लौटते परिंदों की चहचहाट को सुनने में गुम थी कि अचानक आवाज़ पर डरकर सर उठाया। ना समझी से मुखातिब की जानिब देखा, जो सफ़ेद कॉटन के सूट में बादामी रंग की शॉल कंधों पर डाले अपने सवाल के जवाब को मुंतज़िर था। मैंने पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? इसके कुछ ना बोलने पर नूर इस अजनबी शख्स को इस वक्त वहाँ देख कर घबरा गई थी।
ना मालूम ये इस शख्स का रोब था, ये शख्सियत का असर। वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उठ कर ली, मगर शो में किस्मत के पाँव के दर्द की वजह से अगले ही पल ज़मीन बोस होने को थी। मगर जलीब बागड़ी इसे अपनी मजबूत दांतों में भर चुका था। आप ठीक तो हैं? नजरें इसके चेहरे पर जमाए वो गंभीर आवाज़ में पूछ रहा था। नूरदन ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा। एक पल के लिए नज़रें मिली थी। वो अगले ही पल वो अपनी नज़रें झुका की थी, मगर जलीब तो इसकी काली आंखों में खो गया था, जिनमें तकलीफ़ और बेबसी की वजह से पानी भरा हुआ था। नूर इसकी महवियत से बेखबर इसकी हिसार को तोड़कर निकली, मगर इसकी ये हरकत जलीब को होशो हवास की दुनिया में वापस लाई थी। इसने खोई हुई नज़रों से इस भागती हुई लड़की को देखा, जिसका लम्स न जाने क्यों इसे बहुत अपना अपना सा लगा था। सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि दोनों में से कोई भी कुछ नहीं समझ सका था, मगर वो कुछ पल जलीब बागड़ी की ज़िंदगी बदल गई थी। दिल की दुनिया में बारिश की पहली बूंद सी बरसी थी और दिल का गुलशन महक उठा था। वो मुस्कुराते लबों के साथ बालों में हाथ फेरते वापस पलट गया था। अरे नूरी, तुम्हें क्या हुआ? कौन कौन पीछे लगा है जो इस तरह सर पर पाँव रखकर भागे जा रही हो? मोमना इसकी हालत देखते इस्तफसार कर रही थी। वो कुछ नहीं, बस वो बाग में कोई आ गया था, मुझसे पूछ रहा था कि कौन हो, तो मैं डर कर भाग गई वहाँ से। अजीब इंसान था, ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं इसके बाप की जागीर हूँ। वो सांस बहाल करते अपनी अजली एतमाद में लौट आई। तभी इसे आधी बात बताते हुए अजनबी शख्स पर गुस्सा आ रहा था। क्या? मगर ये क्या? मोमना तो कुछ बोल ही नहीं रही। लो, अब तुम्हें क्यों सकता हो गया? पहले ही इस मनहूस की वजह से मुझे दुखते पाँव के साथ भागना पड़ा, अब तुम्हारे मराकबे ही नहीं खत्म हो रहे। नूरी, तुम्हें पता है कि तुम किस शख्स की बात कर रही हुई? क्या क्या तुमने कुछ कहा तो नहीं ना इन्हें? मोमना की आवाज़ में खौफ था, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप भाग गई वहाँ से। चलो जल्दी। अगर वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुँच गए तो खैर नहीं, मोमना नूर का हाथ पकड़े खींचते हुए बोली। और फिर इसके बाद वहाँ से ऐसी भागी कि घर आकर ही सांस लिया। शुक्र है बच के, वरना पता नहीं क्या बनता आज। पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए मोमना ने शुक्र अदा किया था। मगर कुछ तो बताओ, हम इस तरह भागे क्यों वहाँ से? कुछ मत पूछो बेवकूफ़ लड़की, आज मरवा ही देना था तुमने। पता नहीं है तुम्हें कौन थे वो? मेरी फूफो के नंद के बेटे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? भागने की वजह कहाँ थी इसमें? उफ, तुम्हें नहीं मालूम ना? इन्हें सख्त नापसंद है गांव की लड़कियों को शाम के वक्त बाहर निकलना, और वो भी अकेले। इनके डर से कोई भी लड़की, चाहे चौधरियों की हो या मज़ारों की, शाम के बाद अकेले घर से बाहर नहीं निकलती। अगर कभी शाम के वक्त घर से बाहर मिले भी तो बस समझो कि इसकी खैर नहीं। क्या मतलब? इन्हें नहीं पसंद तो ये इनका सर दर्द है, इसमें भागने की क्या ज़रूरत थी? खा थोड़ी जाना था उन्होंने। ऐसे ही ख्वाम खा मुझे दुखते पाँव के साथ भगा दिया। अब शदीद दर्द उठ रहा है। ओहो, मैं इतना घबरा गई थी ना इस वक्त कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मोमना इसके सूजे हुए पाँव को देखते हुए शर्मिंदगी से बोल रही थी। कोई बात नहीं यार, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मोमना को तो इसने मुतमईन कर दिया था, मगर खुद सालियात इसने तकलीफ में काटी थी। नतीजा वही निकला कि सुबह इसका पाँव बुरी तरह सूज चुका था। रात को ही बताया होता तो मैं मालिश कर देती, अब तक ठीक हो जाना था। मगर नहीं, तुमने सोच रखा है कभी मुझे सुकून नहीं लेने देना। लो भला, अब इस पैर के साथ क्या काम करने हैं तुमने? अम्मा को जब से पता चला इसे सुनाई जा रही थी। अम्मा, मैंने सोचा आप थक गई होंगी तो आपके आराम के ख्याल से रही, बताया। वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाई थी। हाँ तो बेटा जी, अब तुम्हारे अब्बा हुजूर काम करेंगे क्या? रात को ढोलक है और मोहतरमा बिस्तर पर पड़ गए हैं। इसकी बात पर वो मज़ीद तप गई थी। इसके पाँव की मालिश करने के साथ इसे बेलुगत सुनाई जा रही थी। अब के वो चुपचाप सर झुकाकर बैठी रही, बोलने को कुछ था भी नहीं। मगर इनकी मालिश का असर ये हुआ कि शाम तक इसके पाँव का दर्द तकरीबन ख़त्म हो गया था। सारा दिन वो कमरे में मुंह फुलाई बैठी रही थी। शाम ढलते ही सब लड़कियां अपनी माओं के साथ आना शुरू हो गई थीं। तब कहीं वो भी तैयार होने को उठी। हल्के आसमानी रंग के जोड़े निकाल कर वो तैयार होने लगी। बाहर ढोलक पर पड़ने वाली पहली थाप के साथ ही सब एक लय में गाना शुरू हो गई थी। देस आंदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमरी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोरी चढ़िया नी सयो कोरी चढ़िया। चलें इसको स्किप करते हैं। वो तैयार होने के साथ साथ वो होली होली बाहर आती आवाज़ के साथ गुनगुना रही थी। सब मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ था। आईने में अपने पीछे मुर्तज़ा का आकस देखकर वो सिटपटा गई थी। जल्दी से दुपट्टा क्लिक करते हुए पलटी। कुछ चाहिए था आपको? हाँ चाहिए तो था, मगर जो मिल गया वो अनमोल है। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं, मुझे रास्ता दीजिए। वो दरवाजे की सिमत बढ़ी थी, मगर मुर्तज़ा के रास्ते में हाइल बाजू ने से बाहर निकलने से रोक लिया था। मुर्तज़ा, मुझे रास्ता दीजिए, कोई आ जाएगा। नूर, 1 मिनट यहीं रुकना, बस मैं सिर्फ 1 मिनट में अभी आया। इसे कुछ भी समझने या पूछने का मौका दिए बगैर जल्दी से पलट गया था। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई, पता नहीं कहाँ गए हैं। अब झंझलाते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी जब वो फूले हुई सांस के साथ वापस कमरे में आया था। लो, ये मेरे हाथ पर बांधो। काले रंग की डोरी की मानिंद गुंदे हुए 2 बारीक धागे थे। ये क्या? हाथ आगे आगे करो। ये है क्या आखिर? उफ, कितने सवाल करती हो, इधर लाओ। इससे पहले कुछ बोलती हुई इसकी कलाई पकड़ कर धागा बांध रहा था। लो, अब मेरे बाजू पर बांधो।
इसके बाजू पर बांधने के बाद मुर्तज़ा अपनी कलाई आगे करते हुए बोला था, मगर क्यों? पहले बांधो तो सही, अब तुम्हें जल्दी नहीं है क्या जाने की? इसके बार बार एक ही सवाल पूछने पर झंझलाकर बोला था। वो धागा पकड़कर इसकी मजबूत कलाई पर बांध रही थी जब वो बोला, वैसे तो हमने अभी एक दूसरे को कुछ देना नहीं चाहिए, मगर मैंने सोचा कोई निशानी हो जाए। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करे इससे पहले मैं तुम्हें अपने नाम कर लूँ, तुम्हें बता दूँ कि तुम मेरी हो। तुम्हें पता है नूर, मैं ये कभी नहीं खोलूँगा, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ और मुझे इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी। और जिस पल ये मेरे वजूद से जुदा हुआ, इस पल से अगले पल मुर्तज़ा चौधरी सांस नहीं लेगा। इसकी बात पर नूर ने बेसाख्ता धागे से नज़र हटाकर इसे देखा और उसकी देखते ही अपनी बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया, मगर इसके अल्फाज में मौजूद मफहूम नूरयदन को साकत कर गया था। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो वक्त कभी नहीं आएगा। कितनी ही देर रोने के बाद वह गालों पर बहते आंसू को अपनी हथेली की पुष्ट से रगड़ते हुए खुद से बोली थी। रोने की वजह से आंखें सूज चुकी थी। शदीद सर्दी में ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद इसकी हालत में काफ़ी बेहतरी आई थी। दोबारा से मेकअप करके इसने आईने में अपना जायज़ा लिया। आंखों में अभी भी सुर्खी थी। वो सर झटकते हुए बाहर निकल गई। अभी इसे सबके सवालों के जवाब भी देने थे। आज काफ़ी दिनों के बाद वो हवेली से निकला था। इतने दिन से वो इसकी खौफजदा हिरनी जैसी आंखों के हिसार में खोया रहा, मगर रोज़ शाम का वक्त इसके आम के बाग में इसका इंतज़ार में गुजरता कि शायद वो दोबारा आई वहीं दिखे, मगर इसका इंतज़ार बेसुध रहा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो इस परी पैकर के इंतज़ार में बेताब होने लगा था। इसको ढूंढना जलीब के लिए मुश्किल नहीं था, मगर इसे तो इस लड़की का नाम तक मालूम नहीं था। अब आंखों की रंगत बताकर कोई इसे ढूंढने से रहा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसने बेबसी और गुस्से से छुटकारा हासिल करने के लिए आज वो बाहर निकला था, मगर कभी भी एक लड़की को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। मगर इस लड़की की आंखें और लम्स इसे भूल नहीं रहे थे। शायद ऐसा इसीलिए भी था कि इसने पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा और छुआ था। मगर माल्टे के बाग में इसे वहाँ का मुहाफिज धूप में सोते हुए मिला था, और जलीब की इतने दिनों की बेबसी और झंझलाहट अब गुस्से में बदल गई थी। हद है काम चोरी की। तुम्हें बागों की हिफाजत के लिए रखा है या सोने के लिए? इसकी धार पर सोया हुआ मुलाजिम हड़बड़ाकर उठ बैठा था। वो चौधरी साहब खामोश, एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना वरना ज़बान खींच लूँगा। नूरी भाग। वो भी मुलाजमा पर बरसने ही लगा था कि नुस्वानी आवाज़ पर चौंक कर इसकी समझ देखा। सामने का मस्जिद के लिए बायस हैरत था। लहराता हुआ रेशमी आंचल तेज़ी से इमली के पेड़ के पीछे हुआ था। जलीब गुस्से से भागकर इस तक पहुंचा। इरादन लड़कियों को अच्छी तरह से खबर लेने का था, मगर सामने मौजूद लड़की को देखकर इसका सारा गुस्सा उड़ंचू हो गया। कहाँ थी तुम इतने दिन से? वो सख्ती से कंधों से थामते हुए बोला था। नूर ने हड़बड़ा कर आंखें खोली थी। इसे एहसास तो था कि पकड़ जाने पर सख्त सुस्त होनी पड़ेगी, मगर कोई इसे हाथ लगाएगा ये बात तो इसके वहमों को आवाम में भी नहीं था। बोलती क्यों नहीं हो? तुम कहाँ थी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। दिलीप के लहजे में बेताबी के साथ बेगुस्सा भी बेसाख्ता था। नूर को लग रहा था कि वो किसी अनदेखी आग में जल रही है। सामने मौजूद शख्स की एक भी बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से इसका रवैया, छोड़े मुझे, हैं कौन आप? माना कि मेरी सहेलियाँ मुझे छोड़कर भाग गई हैं, हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये कहीं से ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इस तरह से पकड़ें। वो गुस्से से इसके हाथ झटकते हुए बोली थी। इसके इस तरह हाथ झटकने पर जलीब का अजली गुस्सा उदाया था। इस गांव की तो नहीं हो सकती तुम, वरना मेरा हाथ झटकने की गलती कभी ना करती। हाँ, इस गांव की हूँ भी नहीं, अगर होती ना तो भी किसी नामहरम के चोने पर ऐसा ही करती। बल्कि आप तो शुक्र करें कि आपकी इस हरकत पर थप्पड़ नहीं मारा आपको। बस बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना। उंगली उठाकर दृष्टि से दहाड़ा था। इस कदर तजलील, वो भी किसी लड़की के हाथों, कहाँ बर्दाश्त हो सकता था इसे? हालांकि इसकी बात कुछ गलत भी तो नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है जनाब, आपकी गलत हरकत को ही गलत बोला है। और वो लड़कियां होती होंगी जो आप जिससे वडेरों के हाथों लूट कर भी चुप रहती होंगी, मैं इनमें से नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। वो बोला तो इसके लहजे में नरमी का अंसर मौजूद नहीं था। इसकी धार पर एक दफ़ा तो नूर का पूरा वजूद काम गया था। नमी गालों पर तैरने लगी थी। अगले पल वो मुंह पर हाथ रख के वहाँ से भाग गई थी। जलीब बागड़ी की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो इसकी आंखों में मौजूद तासुर को ऐसे देखा, ऐसा था कि अगर नूरयदन जान जाती तो कभी इस वक्त वहाँ से भागती ना। इन्हें ढोलक रखे हुए एक हफ्ता होने को आया था और वो लोग रोज़ ही खूब हल्ला गुल्ला करती थी। सारा दिन घर और शाम शादी के कामों में गुजर जाता। शाम में ढोलक लेकर बैठी तो रात को थक हार कर बिस्तर पर पहुँचती थी। कल से मेहमान आना भी शुरू हो चुके थे। इस दिन बाग वाले वाक़े के बाद वो दोनों घर से नहीं निकली थी, मगर आज ही मोमना के कज़न्स के साथ इसने मिलकर इमली चुराने का प्रोग्राम बनाया था। हालांकि मोमना ने बना भी किया था, मगर वह लोग नहीं मानी थी। शो में किस्मत के ज़ेरे असर बागड़ी की आवाज़ सुनते ही सब भाग गई थी। सोमिया आपा ने आवाज़ तो इसे भी लगाई थी, और बुरी किस्मत के नूर वक्त बर वक्त भाग ना पाए। उसका टकराव जलीब से हो गया था।
इस वक्त तो वहाँ से भाग गई थी, मगर अब लेटते ही वो सारा वाक़या दोबारा जहन के पर्दे पर ताज़ा हुआ था। उफ़ नूर, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में? वो खुद ही सोच के घबरा गई थी। और अगर इसने किसी को बता दिया तो? एक सवाल जहन के पर्दे पर उभरा था। तो क्या मैं भी सबको बता दूंगी कि इसने मुझे हाथ लगाया था? अगर वो मुकर गया तो? फिर एक सवाल उभरा। तो क्या नूर, तुम क्या वजह बताओगी सबको? इसने खुद से ही पूछा था। क्या है? दफ़ा दूर रहे, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इस पर 2 हर्फ पेश कर लिहाफ मुंह में छुपा गई थी। और नींद की वादियों में उतरने में इसे कुछ पल लगे थे। नींद भी क्या चीज़ है, गाफिल कर देती है इंसान को दुनिया के झमेलों से, आने वाले दिनों में मिलने वाले गमों से, भूख प्यास और खुशियों से। इसीलिए तो नींद को आधी मौत कहा जाता है। और मौत के बाद तो सुकून है। वो बाग से सीधा घर आया था। दिल तो कर रहा था कि हर चीज़ को तबाह कर दी। और नाजुक सी लड़की से क्या कुछ सुना गई थी। ठीक है, इसने इसे छुआ था, मगर वो बेख्तियारी में हुआ था। इसे तो खुद अपनी हर पल बदलती कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। दोनों हाथों से सर के बाल पकड़ते हुए जी झिंझलाया हुआ लग रहा था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वो आज मिली भी तो अपने तैश के हाथों मौका भी गंवा दिया। हूँ ही बेवकूफ़ में। कोई अता पता तो मालूम कर लेना चाहिए था मुझे, कम से कम नाम ही पूछ लिया होता। अब नामालूम कहाँ मिलेगी वो? और वो तो इस गांव की भी है नहीं है। और अगर मेरे डर से वो वापस चलेगी तो क्या करूँगा मैं? गुस्सा उतरा तो दिल को नई परेशानी लाहक हो गई थी। न जाने क्यों दिल इस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। मुझे इसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और अब की बात वो मिली तो जलीब बागरी की ज़िंदगी इस लड़की की आंखों के नाम। वो मुस्कुराते हुए अटल फैसला कर चुका था। वो फैसला जो अभी तक इसकी जान से अजीज़ इसे पैदा करने वाली हस्ती भी इसे नहीं करवा सकी थी। मोमना, मैंने कपड़े दिए हैं तुम्हें इस्त्री करने के लिए, कहाँ है वो? वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी जब मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ था। ओहो, मैं तो भूल ही गई। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करना। अब बताओ, मुझे तैयार होने सारे काम देखने, अब क्या करूँ मैं? भाई फिक्र मत करें, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आती हूँ, आप जाएँ। मगर तुम तो अभी तैयार नहीं हुई। मेरे कपड़े इस्त्री करने गई तो देर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम मुझे कपड़े दे दो, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मोमना का ख्याल करते हुए बोला था। अरे नहीं भाई, मैं कर देती हूँ, आप जाएँ। बल्कि अगर आप मुझे बातों में नहीं लगाते तो अब तक ये हो भी जाने थे। आप रुके, मैं करके लाती हूँ अभी। मोमना अलमारी से कपड़े निकालकर बाहर निकल गई थी। नूर, जो अब तक इन दोनों बहन भाइयों की बातों के दरमियान अभी तक खामोश थी, मोमना के जाते इसने भी निकलने के लिए कदम बढ़ाए थे। आप किधर भाग रही हैं मोहतरमा? उसके रास्ते में बाजू हाल करते हुए बोला था। मैं मोमी के पास जा रही हूँ। वो इसका आहिस्ते से बोली कि मुर्तज़ा मुश्किल सुन सका था। अच्छा, मगर मोमना ने तो तुम्हें नहीं बुलाया? जी बुलाया नहीं है, मगर मुझे जाना है। उसकी मौजूदगी के बायस वहाँ से जाना चाहती थी। और ये बात मुर्तज़ा को अच्छे से मालूम थी, मगर फिर भी वो उसे तंग करने के लिए वहाँ रुका हुआ था। इस दिन के बाद जब इससे कतराने लगे थे, वो सामने आता तो वो मंजिल से हट जाती। मुर्तज़ा इसके रवैये की वजह समझने से कासिर था। कितने दिन से उसे बात करना चाहता था, मगर वो हाथ ही नहीं आ रही थी। मगर आज इतने दिन बाद आखिर इसे तन्हाई में बात करने का मौका मिल ही गया था। कितनी ही देर वो ऐसे इसका सजा सवरा रूप आंखों में उतारता रहा। कच्चे पीले रंग के जोड़े में इसका परेशान और घबराया हुआ सरापा बार बार इसकी तवज्जो खींच रहा था, मगर खामोशी दोनों के दरमियान हायल थी। कुछ बोलोगी नहीं तुम? वो यूं ही बात करने की खातिर बोला था। क्या बोलूं? बोलने को कुछ है भी नहीं। आप मुझे रास्ता दीजिए, मैं देखती हूँ मोमी कहाँ रह गई है। नहीं, तुम रुको, मैं खुद देख लेता हूँ। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो, वो गंभीर लहजे में बोला था। नूर की पहले से झुकी निगाहों पर मजीद बोझ आन गिरा था। मुर्तज़ा ने कितनी ही देर इसके बोलने का इंतज़ार किया था। फिर चंद कदम आगे बढ़कर दरमियान में मौजूद फासले को कम करते इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। और जब बोला तो जज्बात से बोझल आवाज़ में नमी का तासुर नुमाया महसूस किया जा सकता था। नूर, ज़िंदगी तुम्हारे तस्वुर से ही दिलकश और हसीन है। मैं चाहे तुम्हें देखूं या नहीं, मगर तुम्हारी आवाज़ नहीं ही मेरे लिए सुकून का बाइस बनती है। अगर तुम मेरी दिन वाली हरकत पर मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मगर इस तरह नज़रअंदाज होना मुझे गवारा नहीं है। तुम्हारी नाराज़गी का तस्वुर ही मेरे लिए जानलेवा है। मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे मुर्तज़ा, बस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ी इतनी थी कि खुद का भी होश नहीं था। और आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा क्या आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े? अरे भाई, आप यहाँ हैं? अभी तक मैं आपको अपने कमरे में ढूंढ रही थी। वो भी बोल ही रही थी कि मोमना कमरे में दाखिल हुई थी। नूर ने एकदम गड़बड़ाकर मुर्तज़ा के हाथ से अपना हाथ खींचा था। इसकी इस हरकत पर मुर्तज़ा के लबों पर बेसाख्ता दिलकश मुस्कुराहट भी कर गई थी। मैं बस जा ही रहा था कि नूर ने रोक लिया। इसे कुछ बात करनी थी। नूर ने इसकी सफ़ेद झूठ पर बेयकीनी से सर उठा के से देखा था, जो अपनी बात मुकम्मल करके अब मुस्कुरा रहा था। अच्छा, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके आपके कमरे में रख दिए हैं, और कुछ चाहिए तो बता दें। और नूरी, तुम्हें खाला ने बुलवाया है। मोमना ने पहले मुर्तज़ा और फिर नूर को मुखातिब किया। अच्छा, मैं देखती हूँ। वो जो पहले ही खज्जल सी भागने के लिए पर तोड़ रही थी, बहाना मिलने के बाद 1 मिनट में कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही मुर्तज़ा भी अपने कमरे में आ गया था। बात अधूरी रह गई थी, मगर दिल को कुछ सुकून हुआ था कि वो खफा नहीं है।
एक जानदार मुस्कान अभी तक इसके लबों का अहाता किए हुई थी। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। अभी से जल्द से जल्द तैयार होना था। अम्मा जी आपने बुलवाया? जी हाँ बेटा, अपनी खाला से मिलो। आपा पहचाना इसे? ये नूरी है। वो बाहर आई तो अम्मा ने इसे अपने साथ बैठी बावकार खातून से मुतारिफ करवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है और अल्लाह नज़र नहीं लगाए। रज के सोनी है मेरी धी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बीबी जान, आपको कितना मज़ीद वक्त लगेगा? वो इसे अपने साथ बिठाई बातें कर रही थी जब जलीब वहाँ आया था। जानी पहचानी आवाज़ पर नूर ने सर उठा के देखा और तभी जलीब की नज़र भी बीबी जान के साथ बैठे वजूद पर पड़ी थी। एक पल को तो इसे यकीन ही नहीं आया था। आज ही तो इसने अपने ख़ास मुलाजिम को इसकी तलाश में लगाया था, मगर इसे चूँकि कोई नाम पता मालूम नहीं था तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। और अब इसके बिल्कुल सामने वो मौजूद थी। अभी तो आई हूँ कुछ पल और अपनी धी से बातें करूँगी फिर जाऊँगी। अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। वो इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला था। बीबी जान ने ताज्जुब से बेटे की जानिब देखा था और फिर कुछ बोले बिना उठ खड़ी हुई थी। बोलो, वो कौन सी ज़रूरी बात है जो इस वक्त तुमने मुझसे नहीं बताई? तो दुनिया की दवा होने का अंदेशा है। बीबी जान, मैं शादी करना चाहता हूँ इस लड़की से जो आपके पहलू में मौजूद थी। क्या आप इसके वालिदैन से इसका हाथ मेरे लिए मांगेंगी? वो नज़र इनके हाथों पर जमाए हुए बोला था। मरजान बेगम ने पहले तो नासमझी से इसकी जान में देखा, फिर ने सारी बात समझने में एक पल नहीं लगा था। माँ सदके जाए, मेरे बेटे को भी कोई लड़की पसंद तो आई? तो मैं नहीं पता अंदाज जलीब के आज तुम्हारी इस बात ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को किस कदर खुशी दी है। मुझे भी नूरी बहुत प्यारी बच्ची लगी है। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मैं करती हूँ बात नजमा से। तुम देखना अब मैं तुम्हारी शादी किस धूमधाम से करती हूँ। अच्छा तुम जाओ घर, मैं नाजू के साथ आ जाऊँगी। अम्मा से जाने का बोलकर वापस अंदर चली गई थी, मगर जलीब का दिल इस घर से जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। एक अजीब सा सुकून था, एक एहसास था। इसने जिस लड़की को सारे गांव में तलाश किया वो इसके साथ वाले घर में मौजूद थे। वो कितना बेखबर था। अरे सलीब भाई, कुछ चाहिए कि आपको? वो इसको रास्ते में खड़ा देखकर वहाँ से गुजरता मुल्तज़ा पूछे बगैर नहीं रह सका। वहाँ वो पानी चाहिए था। इसके सवाल पर एक लम्हे के गिर रहा था, मगर अगले ही पल वो अपनी अजली एतमाद में लौट रहा था। अच्छा आप नूर? वो कुछ बोल ही रहा था जब पास से गुजरती हुई नूर को देखकर पुकारा। नूर इस खड़ूस इंसान के सामने रुकना नहीं चाहती थी, मगर मुर्तज़ा के पुकारने पर रुक गई। जी नूर, तुम सलीब भाई को पानी पिला दो। मुझे अगर अब्बा ने ना बुलवाया होता तो मैं खुद ले आता। वो इसे कहने के साथ ही इसके चेहरे की बिगड़ते तासुरात देकर वजाहत कर रहा था। जी मैं भिजवाती हूँ। वो आप वजाहत क्यों कर रहे हैं? मैंने आपके काम से कभी कोई इनकार तो नहीं किया? बेशक इनकार नहीं किया, मगर मुझे अंदाज़ा है अभी मुझे ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि तुम्हें कोई काम कह सकूँ। खादिम तो बस इल्तिजाई कर सकता है। इसकी बात और अंदाज पर नूर का उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। जहाँ मुर्तज़ा इसकी हंसी से सरशार हुआ था, वहीं जलीब को नूर का हंसना आग में धकेल गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुर्तज़ा को कहीं दूर फेंका या फिर नूरी के सामने से गायब कर दे। बिना कुछ बोले वो तेज़ तेज़ कदम उठाता घर से ही निकल गया था। एक अनदेखी आग थी जो इसके वजूद को अपनी लपेट में लिए हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को ही आग लगा दे। मुर्तज़ा इसके पीछे तक ही बाहर आया था, मगर तब तक वो जा चुका था। आपको नहीं पता आपने मेरी बेटी को कितनी इज्जत दी है। मुझे भला और क्या चाहिए? मेरी नूरी को जलीब पुत्र से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी नूर को तो भाग ही खुल गया। आज से नूर आपकी जलीब की अमानत है। आपा जब दिल चाहिए ले जाइएगा। वो आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली थी। बस तो फिर ठीक है नजमा, आज से नूरी मेरी जलीब की हुई। ज़रा ये शादी के हंगामे मान पड़ जाए तो बाकायदा रस्म करने आऊँगी तुम्हारे घर, जैसे आप मुनासिब समझे। आपा मुझे आपकी इस किसी बात पर एतराज़ नहीं है। वो बोली तो लहजे में खलूस और मोहब्बत का अंसर नुमाया था। दोनों माएँ अपनी अपनी औलाद की दायमी खुशियों के लिए दवाग होती मगर हमारी सारी दुआएं कहाँ कबूल हुआ करती हैं। हर बार हमें वही नहीं मिलता जो हम मांगते हैं। रब्बुल जलाल ने हर इंसान के लिए सब कुछ सोच कर रखा है। होना तो वही होता है जो लिख दिया गया है, और बेशक तो रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आपकी हिम्मत कैसी मेरे घर रिश्ता भेजने की? वो डेरे पर बैठा मज़ारों से हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था, जो एक निस्वानी गुस्से से भरी आवाज़ उसके समाज से टकराई थी। जलीब ने हैरत से सर उठाकर नूर की जानिब देखा था। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, और वो भी अकेले? मज़ारों को भेज कर जलीब ने इसके मुकाबिल खड़े होते इस्तफसार किया था, ताकि आपको बता सकूं कि मुझे आप जैसे इंसान से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा तो फिर किससे शादी करने में दिलचस्पी है तुम्हें? इस मुर्तज़ा से या फिर कोई और है? वो तीखे तेवर लिए दोनों हाथ अपने गिर्द लपेटे सपाट में अंदाज में पूछ रहा था। आपको जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? वो तुर्सी से बोली थी। इसके लहजे पर जलीब ने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा था, जो तीखे तासरात लिए गुस्से के आलम में भी इसके दिल में उतर रही थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाल में इसका दूधिया रूप नज़रों को बहका रहा था। पता तो मुझे सब है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम अपने कदम इन रास्तों पर रखो जो सिर्फ मेरी तरफ आते हैं, और इसी में तुम्हारी और इस मुर्तज़ा की बेहतरी है। वो नरमी से समझाने वाले अंदाज में बोला था। नहीं चाहता था कि इसका सख्त रवैया इन दोनों के बीच कोई तलखी पैदा करे। और आपको ऐसा किसने बोला कि मैं आपकी चाहत निभाऊंगी?
मैं ना तो आपकी पाबंद हूँ, ना कभी ऐसा कोई वक्त मुझ पर आएगा। मैं सिर्फ यही बताने आई हूँ कि आपके जो आप सोच रहे हैं वैसा कभी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए चुपचाप इस रिश्ते से इनकार कर दें। नूरजन इतनी अर्जा नहीं है कि आप जैसे अय्याश इंसान के नाम अपनी ज़िंदगी कर दें। तेज़ तेज़ बोलने से इसकी सांस फूल गई थी। इसे तो जब से अम्मा ने जलीब के रिश्ते के बारे में बताए थे पतंगे लग गए थे। तब भी वो बिना किसी की बात का परवाह किए इसके सामने मौजूद थी ताकि इसे इसके इरादे से बाज रख सके। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। इसके इतना बोलने पर भी वो इस कदर ठंडे लहजे में बोला था। एक दफ़ा तो नूर की आंखों में हैरत का तासुर उभरा था, मगर अगले ही पल वो पलटी और तेज़ तेज़ कदम उठाते वहाँ से निकल गई थी। जलीब की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जलीब बागली ने किसी चीज़ की चाह की और वो इसे मिली ना हो। नूरजन, आना तो आखिर तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ही है, अपनी मर्ज़ी से ना सही, मेरी मर्ज़ी से ही सही। वो इस मुर्तज़ा को तो मैं देख लूँगा। वो पुरसुकून अंदाज में दिल में नूर से मुखातिब हुआ था। इसे फैसला करने में कुछ पल लगे थे और अब इसके कदम घर की तरफ से जल्द अज जल्द अपनी सोच को अमली जामा पहनाना था। मगर जलीब, आज इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन सब्र करो, हमें धूमधाम से सब करेंगे। बीबी जान, आप बात को समझ नहीं लिए। मुझे अभी और इस वक्त नूरजन से निकाह करना है। यही तो पूछ रही हूँ कि हथेली पर सरसों जमाने की क्या ज़रूरत है? 2 दिन सब्र कर लो, मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। आखिर अकलौती बहू है मेरी, खाली हाथ थोड़ी ना लाऊंगी मैं बच्ची को। वो इसे नरमी से समझा रही थी। ठीक है बीबी जान, फिर रहने दें। आप मुझे कभी भी किसी से शादी नहीं करनी। वो गुस्से से बोला था। जानता था बीबी जान ऐसे ही मानेगी। बीबी जान ने एक नज़र बेबसी से अपने लाडले सपूत को देखा था। अच्छा ठीक है, जाओ शहर जाकर निकाह का जोड़ा लेकर आओ। अब इस तरह तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ओह बीबी जान, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। वो इनके हाथ चूमते हुए नरमी से बोला था। अच्छा बस करो ये ड्रामे, जाओ मज़ीद देर मत करो। जब सोच ही लिया तो जल्दी इस कार खैर को अंजाम दे लेना चाहिए। जाओ शाबाश। वो इससे खफा ज़रूर थी, मगर अब जो भी था वो इसकी खातिर राज़ी हो गई थी। वो भी सब समझ रहा था, मगर अभी यही काफ़ी था कि वो इस वक्त इसके निकाह पर राज़ी हो गई थी। इसे शहर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगे थे। ना सिर्फ निकाह का जोड़ा लाया था, बल्कि साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लाया था। तब तक बीजान अपने ख़ानदानी जेवरात निकाल कर तैयार हो गई थी। जो भी वो बेटे की खुशी में खुश थी। जलीब के तैयार होते ही वो लोग नूर के घर पर आ गए थे। इन्हें इतने सामान के साथ देखकर नजमा परेशान हो गई थी। लेकिन आपा, इस वक्त तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। मुझे थोड़ा वक्त तो दें, और मैं अपने घर में भी नहीं हूँ। ऐसे कैसे बहन के घर में बेटी का निकाह कर दूँ? फिक्र मत करो नजमा, नूर मेरी बेटी बनकर रहेगी। तुमने कहा था नूर मेरी अमानत है, तो अब क्या तुम्हें अपनी बात याद नहीं? आपा, मुझे याद है। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे, मगर रुखसती अभी नहीं करूँगी। मेरी एक ही बेटी है, मैं सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर। नूर के भी तो सपने होंगे, मैं कभी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। नूर को जब पता चला कि इसके वक्त इसके हाथों से निकल चुका था। मौलवी साहब के आने से पहले मोमना कमरे में आई। लाल रंग का दुपट्टा इसके सर पर उड़ा दिया था। क्या कर रही हो? ये मुझे क्यों उड़ा रही हो तुम? जरीब और मरजान बेगम के आने पर इससे किसी अनहोनी होने का एहसास तो हो रहा था। इसकी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई थी, मगर अब भी इसने हिम्मत करके मोमना से पूछ ही लिया था। तुम्हारा जलीब के साथ निकाह है नूरी? मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम ये सब इस तरह नहीं चाहती, मगर तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं जो करूँगी वो सोच समझ कर ही करूँगी। मोमना के बजाय अंदर दाखिल होती अम्मा ने जवाब दिया था। नूर को लगा किसी ने इसके जिस्म से जान खींच ली। इसने नासमझी से माँ की जानिब देखा था। लब कुछ बोलने के लिए वाह हुए थे, मगर माँ ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टे का घूंघट निकाल दिया था। मौलवी साहब के साथ आने वालों में इसने मुर्तज़ा का सपाट चेहरा भी देखा था। मौलवी साहब अब इसकी रज़ा पूछ रही थी। सर उठाकर मुर्तज़ा की जानिब देखा। ये शख्स इसकी बचपन की मोहब्बत था। इस वक्त किस कदर बेबस लग रहा था। शिद्दत ज़ब्त से लाल अंगारा होती आंखें नूर को रोक रही थी, मगर फिर इसके सर पर इसकी अम्मा ने हाथ रखा था। नूर ने चेहरा की जानिब मुड़ा था। हाँ बोलो बेटा। इसके कानों में अम्मा की आवाज़ अब पड़ी थी। एक नज़र पूरी कमरे में दौड़ाई। सारा कमरा शादी में आए मेहमानों से भरा हुआ था। फैसला होने में एक पल लगा था। इसने गर्व से आंखें मूंदते हुए अपनी रज़ा से अपना आप जलीब के निकाह में दे दिया था। मोहब्बत हार गई थी। इसी पर इसने सामने खड़े मुर्तज़ा की जानिब नज़र उठाई थी। वो बेयकीनी से इसकी तरफ ही देख रहा था। दुख, दर्द, कर्ब, अजियत, क्या कुछ नहीं था वहाँ। इसने नज़रें उसके चेहरे से हटाकर मुर्तज़ा के काले जूतों पर मुकी पैरों पर जमा दी। किसी अपने को पराया होता देखना कितना तकलीफ़दा होता है, जब इसे छोड़ना भी आपके बस में नहीं और इसे पाना भी नामुमकिन हो। ये तो कोई इस वक्त मुर्तज़ा के दिल से पूछता। नूर इसके लिए शजरी ममनुआ बना दी गई थी। इसकी नज़र अपने हाथ की तरफ की। अगले पल वो हाथ में बंधी डोरी को खींच कर कलाई से अलग कर गया था। नूर ने काली डोरी को मुर्तज़ा के कदमों में गिरते देखा था। नज़रें बेसाख्ता मुर्तज़ा की तरफ उठी थी और वो वापस पलटना भूल गई थी। वो अपने दोनों हाथों को दिल के मुकाम पर रखे हुए था। चेहरा शदीद तकलीफ़ और शिद्दत ज़ब्त से लट्ठे की मांद सफ़ेद हो रहा था।
अगले ही पल इस सियाह डोरी के साथ इस मजबूत और खूबसूरत मर्द का बेजान वजूद पड़ा था। अभी से कि मरने की उम्र तो ना थी, अभी तो इसे खुशियाँ देखनी थी, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी थी। मगर मौत का फरिश्ता कहाँ किसी को उम्र को देखता है, वो तो बस वक्त और जगह देखता है। और जब वक्त होता है फिर एक पल भी मजीद मोहलत नहीं दी जाती। मुर्तज़ा अपने कोल का पक्का निकला। इससे जुदा होकर वो मजीद सांस ही नहीं ले सका था। शादी वाला घर मातम में बदल गया था। बाहर निकल आया। जी बीबी जान, कुछ काम था आपको? मुझे बुलवा लिया होता। कोई बात नहीं, मैं खुद आ गई तो क्या हुआ? बेटा, मैं नूरी के पास से होकर आई हूँ अभी। नूरी के नाम पर जलीब की सारी हिस्सियात बेदार हो गई थी। बीबी जान ने एक पल को बेटे की जानिब देखा था, जैसे सोच रही हूँ कि बात इस तक कैसे पहुँच जाए। बेटे के मजाज से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जलीब ने कुछ पल तो इनके बोलने का इंतज़ार किया था, मगर जब वो काफ़ी देर नहीं बोली तो बेचैन हुआ। बीबी जान, आपको जो कहना है कहिए, ऐसे मत सोचें। बताएं क्या कहा है आपकी बहू ने? वो इनको आराम था महसूस करवाने के लिए होली से मुस्कुराया था। यार ये शायद नूर का नाम ही इसको सरशार कर गया था। बेटा, वो नूर की हालत का तो तुम्हें मालूम ही है। बेचारी ने दिल पर सदमा लगा लिया, सदमा ही ले गई है। मैं चाह रही थी अब जब निकाह हो ही गया तो रुखसती भी करवा लेते हैं। मुझसे अब बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अपनी बात मुकम्मल करके उसके जवाब की मुंतज़िर थी। बीबी जान, आपको अगर मुनासिब लगता है तो नूर के घर वालों को भी अगर एतराज़ नहीं है तो आप सादगी से रुखसती करवा लीजिए। चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सादगी का ख्याल रखूँगी। अल्लाह तुम लोगों की जोड़ी को सलामत रखे, सदा खुश रहो। वो बहुत खुश हुई थी इसकी बात पर। जैसे भी था, इनकी तो दरीनी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बीबी जान, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। वो चाबियाँ और खाता इनको बताकर बाहर निकल गया था। बीबी जान ने उदास नज़रों से लाडले बेटे को जाते हुए देखा था और जानती थी कि जलीब उदास है। ये सब इस तरह तो बिल्कुल नहीं चाहता, मगर नूर की हालत देखकर वो फैसला कर रही थी। जलीब के हवाले से इन्हें नूरी बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। आखिर इनके अजीज़ जान बेटे की खुशी थी, क्यों ना लाडली होती। काश मुर्तज़ा इतनी कम ज़िंदगी लिखवा कर ना लाया होता तो वो जलीब के सारे अरमान पूरे करती। अरमान तो इनके अपने भी अधूरे रह गए थे। क्या कुछ नहीं सोच रखा था बहू के लिए, मगर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो ठंडा सांस भरते हुए बाहर निकल गई। मोमना, मैं रुखसत होकर नहीं जाऊँगी, तुम जाकर अम्मा को सब बता दो। मैं नहीं तो मैं खुद इनकार कर दूँगी, मगर किसी भी हाल में जलीब बागरी के सीट पर नहीं बैठूँगी। ये बात समझने वो सब। अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भी मुर्तज़ा के पास चली जाऊँगी। काश कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती, मैंने हाथ तो बढ़ाया होता। मुझे यकीन है मुर्तज़ा सब संभाल लेता, मगर मैंने इसको मार दिया। मेरी कम हिम्मती ने इसके मारा है इसको। मैंने बेवफाई की है इसके साथ, वादा तोड़ा है मैंने। इसने मुझे पाबंद किया था अपना। ये देखो, इसने अपना हाथ से बांधा था, मगर मैं वो मुसलसल हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। जब से इसे मालूम हुआ था कि रुखसती की बाबत इसने खुद को अनदेखी आग में आग की लपेट में महसूस किया था। मोमना ने तरहम भरी नज़रों से देखा था। जवान भाई की अचानक मौत इसके सारे घर का शिराजा बखेर गई थी। नूर ने कुछ दिन पहले इसे सब बता दिया था। वो कितने ही पल तक वो साकित रही थी। जलीब बागली इतना गिर सकता है, इसने कभी सोचा भी नहीं था। कभी दर्द है तो कभी दवा नहीं, कभी दवा है तो शिफा नहीं। लोग जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। इतना जुल्म हुआ था इसके भाई पर। कुछ दिन पहले तो इसने इन दोनों को साथ मुस्कुराते इनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। नूर को हमेशा से इसने अपनी भाभी के रूप में देखा था। वो तो खुद हैरान रह गई थी मरजान बेगम और जलीब के इस तरह आने पर। लेकिन अब इसे इनकी जल्दी की वजह अच्छे से समझ आ गई थी। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। हम टूट जाते हैं, हमारा वजूद का शिराजा बिखर जाता है, हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली जाती हैं, हम चाहकर भी सब्र नहीं कर पाते। मोमना के घर भी ऐसा ही वक्त था। इन पर भी जुल्म किया गया था, मगर वो इन लोगों में से नहीं थी जो जुल्म पर सब्र कर लें। नूरी, तुमने कभी चूंटी देखी है? वो आंसू भरी आंखें साफ करके इसके पास बैठते हुए बोली थी। क्या मतलब? नूर ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था। मोमना की बात इसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। मतलब कभी चूंटियों के रास्ते में उंगली रखकर कोई कुछ देखा है ना कि वो क्या करती है? हाँ, और रास्ता बदल लेती है, मगर इस वक्त क्या जिक्र चूंटी का? नूर अभी भी समझ नहीं सकी थी। नूर, मैंने चूंटी के रास्ते में उंगली रखकर सीखा है। अगर कोई आपका रास्ते में रुकावट खड़ी कर दे तो इसे हटाने की कोशिश में अपनी ताकत सर्फ नहीं करनी चाहिए, बल्कि रास्ता बदल कर एक दफ़ा फिर मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने चाहिए। इसलिए कभी एक रास्ता बद मिले तो रुकना नहीं चाहिए। रास्ते बनाने वाली ज़ात तो आसमान में है। बसा औकात वो हमें महरूम कर देता है ताकि हमें नवाज सके इससे बेहतर से। हमारा मामला भी अब इस रब के सुपुर्द है। लेकिन तुम जलीब बागिल के साथ रुखसती से इनकार करके हिमाकत नहीं करो। तुम्हें मौका मिला इस जालिम इंसान से इसकी नाइंसाफ़ियों का बदला लेने का। इसने तुम्हारी चाहत में मेरी भाइयों की खुशी लूट ली है और तुम इसे इसकी चाहत से दूर कर दो। क्या मतलब? मैं कैसे? तुम ऐसे के बजाय सबके लिए ये आम शादीशुदा ज़िंदगी होगी, मगर जलीब बागिल के लिए इसके जुर्म की सज़ा होगी।
तुम इसकी आंखों के सामने तो मौजूद रहोगी, मगर वह तुम्हें पाने के लिए हर पल तड़पेगा। तभी से एहसास होगा कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, और मैं जलीब बागिल को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। वो बोली तो आवाज़ में आंसू की आमेज़श खुली हुई थी। नूर सब समझ गई थी। इन दोनों का दुख एक जैसा था। वो एक दूसरे के गले लगी एक ही शख्स को याद करके आंसू बहा रही थी। जब दिल दुखता है तो हमें सब्र का थामने का हुक्म, एक गलती जलीब से सरजदी तो अब एक गलती नूर करने जा रही थी। रब्बे ज़ुलजलाल का हर फैसला बेहतरीन होता है, मगर ये हम इंसान हैं जो इसकी हिकमत को नहीं समझते, सब्र का दामन नहीं थामते और हमेशा शिकवा करते हैं। वो बाहर आई तो अम्मा खाला के साथ मुख्तलिफ रंगों के जोड़े फैलाए बैठी थी। नूरी एक बेपरवाह नज़र इन पर डालकर आगे बढ़ गई। ये तो कोई इसके दिल से पूछता कि जो इसके अपने फैसले पर टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। हाँ तो कर दी थी इसने, लेकिन आने वाले लम्हात को खौफ इसकी जान निकाल रहा था। इधर नूरी इधर आओ, ये देखो तुम्हारी सास ने जोड़े भेजे, देखो कितने प्यारे हैं। अम्मा ये सब नहीं पहनना मुझे। आप खाला को बोल दे मेरे लिए सफ़ेद रंग का सादा सा जोड़ा लाएं। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हाथ होती है बचन पे टेंगी भी। उसकी बात पर इसे बेनुकत सुना रही थी और वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी सुन रही थी। आप क्या सोचेंगे, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। खबरदार जो शादी की चीज़ों के बारे में कुछ बोला भी तो। बहुत शौक मना लिया तुमने, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं थी। चीज़ें समेटते हुए खफकी से अंदर चली गई थी, मगर वो इसे बहुत कुछ समझा गई थी। न जाने कितनी देर वहाँ खड़ी रही थी और फिर एकदम आंखें साफ करते हुए घर से बाहर निकल गई थी। चौधरी साहब, वो छोटी चौधरानी साहब आ रहे हैं। रशीद, जो जलीब का खास मुलाजिम था, भागते हुए आया था और भामते हुए इसके कानों के पास आकर बोला था, कौन छोटी चौधरानी? बात इसकी समझ में नहीं आई थी, मगर अगले ही पल से नूरी का ख्याल आया था। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है नूरी इस वक्त डेरे पर आ रही है? जी साहब जी, वो आहिस्तगी से बोला था। मगर क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम चौधरी साहब, मैंने तो बस इन्हें गामे के डेरे से इस तरफ आते देखा तो आपको बताने आ गया। चौधरी साहब, इन्हें भेज दूँ? वो वहाँ मौजूद लोगों की तरफ इशारा करते जलीब से पूछा था। हाँ ठीक है, तुम इन्हें फारिग करो, मैं देखता हूँ। वो इसे बोलकर वहाँ से उठाया था। जनवरी की शाम थी, गुरूबी आफ्ताब का वक्त था, हर तरफ खामोशी का राज था। सर्दी की वजह से गांव के लोग जल्दी कामकाज करके घरों में चले गए थे, बंद हो जाते थे। इस हाल में नूरी की आमद की खबर से तशवीश में मुब्तला कर गई थी। खैर, खुदा खैर करे। इस वक्त नूरी को क्या ज़रूरत हो सकती है घर से बाहर निकलने की? दिल मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बना हुआ था। अभी कुछ कदम ही चला था कि नूरी सामने से आती हुई दिखाई दी। जलीब के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई और अगले ही पल वो नूरी के सर पर मौजूद था। नूरी ने सर उठाकर सामने वाले की जानिब देखा और जलीब को देखकर इसे मुर्तज़ा के आखिरी लम्हात याद आ गए थे। इसने सख्ती से आंखें मींच ली थी। तकलीफ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखें गर्म सयाल से भर गई थी। दिल शिद्दत से फूट फूट कर रोने को चाह रहा था, मगर अभी तो ना जलीब के सामने रोना चाहती थी, ना इसे मार सकती थी। जलीब ने बेबसी से इसे मताई जान के दूधिया चेहरे पर बिखरे कर को देखा था। नूरी, सब ठीक है क्या? नूरी ने आंखें खोलकर से देखा। जलीब अलमुगान बागिल, कुछ ठीक छोड़ा है क्या तुमने मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ तो लूट लिया है तुमने मुर्तज़ा। बात करते करते आंसुओं का गोला इसकी हलक में अटका था। गर्म सयाल तेज़ से इसके रूई जैसे सफ़ेद गालों पर बह रहा था। तेज़ चलने और रोने से इसे सांस में लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जलीब इसकी हालत समझ रहा था। नूरी के लबों पर मुर्तज़ा का जिक्र इसे बेचैन कर गया था, मगर इस तरकीब से क्या जलना जो अब इस दुनिया में ही मुँह मोड़ गया था। जलीब ने गहरा सांस अंदर खींचा था और हाथ बढ़ाकर नूरी को खींच कर अपने साथ लगाया था। दोनों हाथों के गिर्द बांधे इसे खुद में छुपा लिया था। नूरी की हिचकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी कमीज़ का गिरेबान थमेसी के सीने से लगी रो रही थी। जलीब ने इसे चुप नहीं करवाया था। वो तो इसके लम्स से ही खोया हुआ था। अपनी मोहब्बत, अपनी अव्वलीन चाहत को पाने और पहली दफ़ा छूने की खुशी क्या होती है, आंखें बंद किए इन लम्हात को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। वो रो रही थी इसके सीने से लगी किसी और की जुदाई में, किसी और की मोहब्बत में, मगर जलीब के लिए ये पल हसीन थे। ढलती शाम का मंजर और मनपसंद मनमोहना साथी। दूर से अगर कोई देखता तो इस ढलती शाम का हिस्सा ही समझता। कितनी ही देर रोने के बाद नूर को एहसास हुआ इसने झटके से इसे खुद को जलीब की पनाहों से आज़ाद किया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे हाथ लगाने की? छुआ कैसे मुझे? तुम जैसा घटिया इंसान कभी भी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो बोली नहीं धारी थी। इसको तो आग ने लपेट में ले लिया था। तुम इस वक्त यहाँ आए क्यों हो नूर? तुम्हें मालूम है इस वक्त तन्हा गांव से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगली हयात है। मुझसे कोई काम था तो घर बुलवा लेती या फिर कहीं बाहर से ही सही, मगर मुझे मालूम तो होता कि मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले घर से मत निकलना। अब बताओ क्यों आई हो? क्या कोई बात करने है या फिर सिर्फ मेरी कमीज़ अपने आंसू से तर करने के लिए इतनी तकलीफ़ उठाई? अपनी भीगी कमीज़ की तरफ इशारा करते हुए बोला था।
मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है ज़लीब बागली, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। तुम किन हवाओं में उड़ रहे हो? क्या समझते हो मैं सब कुछ भूल गई हूँ? नूर, अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। रास्ते में जो बात करनी है करती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोला था। इस वक्त नूरी का इसके दिल के करीब मौजूद होना अच्छा नहीं था। वो लोगों को बातें करने का कोई मौका फ्राहम नहीं करना चाहता था। नूरी को भी इस वक्त एहसास हुआ था। गुस्से में वो घर से तो निकल आई थी, मगर अब पछता रही थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। बोलना क्या है? बोलो, क्या बोलना है? अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए वो इसके आगे चल रहा था। आपके घर से जो रुखसती के लिए लाल जोड़ा है वो मैं नहीं पहनना चाहती। तो इसमें क्या मसला? जो रंग पसंद हो बता दो, मैं इसमें रंग ला दूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलकर खुद दे सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपनी तरफ से इस मसले का हल पेश किया, मगर नूर को इसकी बात किसी चाबुक की तरह लगी थी। लेकिन वो इस वक्त इसके रहम करम पर थी, इसीलिए जल्दी से मतलब की बात पर आई थी। मुझे सफ़ेद रंग का सादा सा जोड़ा चाहिए, बिल्कुल सादा, जिस पर कोई काम नहीं हो। ज़लीब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। लेकिन मुझे सफ़ेद रंग पसंद नहीं है। देखो, अगर तुम लाल रंग नहीं लेना चाहती तो कोई और गहरा रंग ले लो, मगर सफ़ेद रंग नहीं। ज़लीब बागलीन, मैंने आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ आपको बताया कि मुझे इस तरह का जोड़ा चाहिए। अब की बार वो अपने तैश को काबू नहीं रख पाई थी। मगर नूरी, सफ़ेद रंग तो कफन का होता है, मातम का होता है। शादी पर कौन सी दुल्हन सफ़ेद रंग पहनती है? मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से अच्छा सा गहरा रंग का जोड़ा ले आऊँगा। वो उसे नरमी से समझाता। तो तुम क्या समझते हो ज़लीब बागली? तुम कोई दुल्हन ब्याह कर ले जा रहे हो? कुछ लोग इंसान की ज़िंदगी में सांस की मानद होते हैं, जिनके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। मुर्तज़ा का वजूद भी नूर अदन की ज़िंदगी में एक सांस माने था। इंतहा यह है, जैसे सांस रुक जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। इसी तरह मुर्तज़ा के जाने के बाद नूर अदन की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो सिर्फ सांस लेती है, मगर कुछ महसूस नहीं करती। तुम नूरदन को नहीं, एक जिंदा लाश को लेकर जाने वाले हो। इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि लाशों को कफन पहनाए जाते हैं, सुहाग के जोड़े नहीं। वो बोली तो लहजे में नमी और दुख के साथ मजबूती झलक रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ रुकी नहीं थी। वो 2 कदम दूर अपने घर में दाखिल हो गई थी, जबकि ज़लीब कितनी देर साकित वजूद लिए खड़ा रहा। ऐडा सख्त मिजाज नबन माही, हथोला रख, सनु जीवन दे। जलीवा छोड़े वाली कुक छुडेसना, पता नहीं भाई, कुक छुडेसना पल्ले हो, शाला किसी दा याल ना विछड़े, याल ना थ्यो कले हो हैं। असा सेरे विच जुदाइयां सदमे उत्ते थल्ले हो, यार नसीर के रुस के टुरिया उजड़े शहर मोहल्ले हूँ होगा। पसंद को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नापसंदीदा शख्स के साथ ज़िंदगी की शुरुआत को कबूल करना इससे भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है। नूर की हालत भी ऐसी ही थी। वो किसी सूरत भी ज़ुलेब के साथ रुखसती नहीं चाहती थी, मगर कुछ फ़ैसला हमें अपनों की वजह से करने पड़ते हैं। ज़ब्त का कड़वा घोंट भरना ही पड़ता है। वो भी अपनी माँ की खातिर ये सब करने पर मजबूर थी। सफ़ेद सादा जोड़े में सफ़ेद ही दुपट्टे के आले में इसका सोखवार हुस्न निखर गया था। बीबी जान ने ज़बरदस्ती इसको अपने ख़ानदान के गहने पहनाए थे। वो पहनना नहीं चाहती थी, मगर इनके एहतराम में चुप रही थी। आंखें लगातार गर्म स्याल बहाने में मगन थी। सब्र करो नूर, वो लब सब देखता है, इसे सबके हाल का इल्म है, इस पर यकीन रखो। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मोमना पास बैठी से समझा रही थी और नूर इसकी बातों को ज़हन नशीन कर रही थी। न मौत आई, न ही फलक से क़यामत उतरी। न मौत आई, न फलक से क़यामत उतरी। दिल यूं ही तर्क ताल्लुक़ से डरा करता था। वो भी रोते धोते ना चाहते हुए भी ज़ुलेब अरमगान बागली की ज़िंदगी का हिस्सा बना दी गई थी। मंजर बदस्त लूटती इस रात का मंजर, उगनी की छाँव में कोई बरसात का मंजर, आँखों से रवां खून के असबाब का क्या कहें, देखा था एक उठती हुई बारात का मंजर। ज़लीब कमरे में दाखिल हुआ तो हर सू अंधेरा छा रहा था। इसने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की। सबसे पहले इसकी नज़र कदमों में पड़े लाल रंग की चुन्नी पर पड़ी थी, जो अपने साथ बीते नारवा स्कूल सलूक पर मातम कना थी। ज़लीब ने चुनरी उठाकर साइड पर रखी थी। नज़रें इस परली पैकर की तलाश में पूरे कमरे में घूमी थी, मगर नामुराद लौटी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद नहा रही थी। उसूलन तो इसे इस वक्त ज़लीब के इंतज़ार में सेज पर मौजूद होना चाहिए था। ज़लीब ठंडी सांस खींचकर सोफे पर बैठ गया था। नज़रें बेख्तियार बेड की जानिब उठी थी। सोनी सेज और मसले गए फूल अपने साथ बीते सुलूक की कहानी सुना रहे थे। ये सब तो होना ही था ज़लीब। तुम सिर्फ इसके सख्त जिस्म के मालिक बने हो। तुम सिर्फ इसके जिस्म के मालिक बने। इसका दिल भी अभी भी मुर्तज़ा के नाम पर धड़कता है। तुम इसी सलूक के काबिल हो। वो आंखें बाजू पर रखे अपना एहतसाब करने में मगन था। वो खुद आगाही बहुत तकलीफदेह होती है।
ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाते हैं। दिमाग मनफी ख्यालात से भर जाता है, जिन्हें सोच सोच कर आपका जहन जवाब देने लगता है और आप हिम्मत हारने लगते हैं। इस वक्त जुलेब भी ऐसे ही कैफियत का शिकार था। इसे कौन बताता कि दुनिया की रेत है, हर इंसान को इम्तिहान की भट्टी में गुजरना ही पड़ता है। वो इम्तिहान किसी के भी आसान नहीं हुआ करते। रास्ता जितना कठिन और लंबा होता है, मंजिल भी इतनी ही खूबसूरत मिलती है। इसने भी अपनी आइंदा ज़िंदगी के फैसलों को अपने रब पर छोड़ दिया था। वो पुरसुकून और राखें गया। न जाने कब तक इसे इस तंग सोफे पर सोना था। रात को जब वो कमरे में आई तो सजा सजाया कमरा इसका मुंह चुरा रहा था। फूलों की सेज देखकर तो गोया इसके अंदर आग लग गई थी। सबसे पहले इसे अपने कंधों पर मौजूद इस लाल चुनरी को उतार कर फेंका था। आईने के सामने खलील को अपने सजे संवरे रूप को देखा था। आंखों में भरे पानी को अपने अंदर उतारने के लिए आंखें जोर से मींच ली, मगर अगले ही पल आंखों में मुर्तज़ा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमाया। मुर्तज़ा, नूरी के लबों ने धीरे से चुंबश की थी। मुर्तज़ा का मुस्कुराता चेहरा एकदम तकलीफ का शिकार हुआ था। नूरी ने जल्दी से आंखें खोल ली थी। हर सू कर्ब ही कर्ब था। नूर, ये क्या किया तुमने? तुम तो खुद को मुर्तज़ा की अमानत समझती थी, तो आज किसके लिए कैसे सच सकती हो? तो मुबारक हो नूरदन, तुम बेवफा निकली। तुम काबिल ही नहीं थी मुर्तज़ा की खालिस मोहब्बत के। तुमसे बिछड़ जाने पर वो मर सकता है, तुम भी क्यों ना मर गई? दावा तो तुम्हें भी बहुत था ना मुर्तज़ा से मोहब्बत का, तो फिर अब ये सब क्या है? वो खुद अजियती से अपने आप को आईना दिखा रही थी। एक नज़र फिर आईने में खुद पर डाली और हाथ बढ़ाकर सारे गहनों को नोच डाला। हाथों में मौजूद कांच की चूड़ियाँ इस कदर बेदर्दी से उतारी थी कि उसकी कलाई की जगह से जख्मी हो गई थी। खून की नन्ही नन्ही बूंदें सफ़ेद कलाइयों को बदनमा कर गई थी, मगर दिल की कैफियत के सामने बदन की तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। बालों में मौजूद हेयर पिन्स को इसने बुरी तरह खींचा था। सलीके से बनाए गए सारे बाल को हशर नशर हो गया था। इतना सब करने पर भी इसके दिल को सुकून नहीं मिला था। आंसू लगातार इसके गाल भिगो रहे थे। आंखें सूज चुकी थी। चेहरा तकलीफ और शिद्दत के जब से बायस लाल हो रहा था। कमरे के बाहर कदमों की आहट उभरी थी। एक पल को तो नूरी परेशान हो गई थी, मगर अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुलकर अंदर घुस गई। आज की रात किसी भी तौर वो जलीब का सामना नहीं करना चाहती थी। सारा दिन की भूख प्यास इसके असाब को मफलूज कर रही थी। न जाने कितनी ही देर वो ठंडे पानी के नीचे खड़ी रही। कामती टांगों ने जब मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया तो ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। घुटनों पर सर रखे दोनों हाथों को इर्द गिर्द लपेट कर कितनी ही देर अपनी किस्मत पर मातम कना रही थी। जब दिल का बोझ काफ़ी हद तक आंसुओं के रास्ते बाहर निकल गया तो वो भी अपने कामते वजूद को लिए बाहर निकल आई थी। कमरे में जलती नायत बल्ब की रोशनी में वो बेड पर आई थी। लाइट ऑन की तो पहली नज़र पर सोफे पर सुकले सिमटे जुलेब पर पड़ी थी। सर चुगर के जनाब को कुछ समझाना नहीं पड़ा, खुद ही अपनी जगह पहचानते हैं। जलीब की तरफ से निगाहें फेरते हुए सोचा था। ठंड हद से बढ़ रही थी और नूरी की तो आम हालात में भी ठंड से जान जाती थी, तो आज फिर ठंडे पानी का असर भी था। कंबल को तो अच्छी तरह ओढ़ते हुए आंखें मूंद गई थी। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली। कमरे की लाइट ऑन थी। इसे कभी भी रोशनी में नींद नहीं आई थी। अभी इसकी नींद लाइट की वजह से ख़राब हुई थी। इसे अच्छे से याद था, सोने से पहले इसने नाइट बल्ब ऑन किया था, मगर अब अगर लाइट ऑन थी तो इसका मतलब यही था कि इसके सोने के बाद नूरी ने लाइट जलाई थी। नूरी का ख्याल आते इसके लब मुस्कुरा उठे थे। नज़रें बेख्तियार सामने बेड की जाने पड़ी थी। वो दुश्मन ने जहाँ अपनी तमाम तर हशर सामानियाँ लिए इसके बेड पर मौजूद नींद की वादियों में उतरी हुई थी। जली बिना कोई आहट के सोफे से उठा था। दबे पाँव एहतियात से चलते इसने लाइट ऑफ करते हुए नाइट बल्ब ऑन किया और नूरी के साथ लेट गया। हल्के रंग के कॉटन के सादा जोड़े में वो इसका मखरूती हुस्न नमाया था। लंबे काले रेशमी बाल खुले होने के बायस तकिए पर फैले हुए थे। इसे नहीं मालूम था कि नूरी के बाल इतने लंबे हैं। आज से पहले इसने इस बाल देखे ही कहाँ थे जो मालूम होता। दिल ने बेख्तियार इसके रेशमी बालों को छूने की चाह की थी। जलीब ने हाथ बढ़ा के इनके बालों को छुआ था। नूरी के बाल में नहाने के बायस अभी तक नमी थी। उफ, पागल लड़की को न जाने रात में नहाने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी। कमरे और बाई के माहौल में खुनकी का नुमायां तासुर मौजूद था। जलीब एक हाथ सर के नीचे रखे फुर्सत से देखने में मगन था। न जाने कितने पलों से तकता रहा। इसकी महवियत को नूरी की किस्मसाहट ने तोड़ा था। नूरी को शायद सर्दी महसूस हो रही थी, तभी वो कंबल को मजीद खुद के इर्द गिर्द लपेट रही थी। जलीब ने मुस्कुरा के इसकी हरकत को देखा। वो बेखबरी में खुद को इसके बहुत करीब ले आई थी। जलीब ने हाथ बढ़ा के इसे खुद में समो लिया था। बेशक वो बेखबरी में इसकी पनाहों में आई थी, मगर जलीब के लिए बहुत था। इसका दिल इतने में ही खुश था। पता नहीं नूरी, तुम कभी मुझे माफ़ करोगे भी या नहीं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं कभी तुमसे कभी वो सब नहीं चाहा था। हाँ, मेरे दिल से तुम्हारे कर्ब की ख्वाहिश की थी, मगर मैं तुम्हें हलाल तरीके से अपनाना चाहता था। और जब तुमने मुर्तज़ा से मोहब्बत का इतराफ़ किया तो मैं डर गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मगर खुदा गवाह मेरा किसी को तकलीफ़ देने का इरादा नहीं था।
कितनी ही देर वो इसे अपने साथ लगाए दिल में इसी बातें कर रहा था। इसके इर्द गिर्द कंबल मजीद अच्छे से लपेट को अपने लब इसके बालों पर रख गया था। वो जानता था वक्त बदल जाएगा। इसके लिए यही बहुत था कि नूरी के तमाम हुकूक इसके नाम हैं। इन्हें सोचो मैं गुम और नींद की वादियों में उतर गया और पहली बार इसे मीठी और गहरी नींद आई थी। सुबह नूरी की आंख खुली तो इसने खुद को जलीब के मजबूत बनाव में पाया था। पहले तो इसे समझने में कुछ पल लगे थे, मगर जब इसकी मुंजमद हवास बहाल हुए तो ज़ोर से जलीब के अपने ऊपर रखे बाजू को ज़ोर से झटका दिया था। खुद इसी तेज़ी के साथ इससे अलग होते बेड से उतर गई थी। बदन इस एहसास से ही अंगारों पर लौटने लगा था कि जलीब ने इसे छुआ है। क्या हुआ? इसकी जारहाना अंदाज में बाजू झटकने पर जलीब की आंख खुली। तुम्हें हमारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? किसने ये हक दिया तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया नूरी। तुम्हें सर्दी लग रही थी तो तुम खुद मेरे पास आई थी। और कौन काफिर होगा जो अपनी मोहब्बत को खुद से दूर धकेलेगा? वो सीधा बैठकर हाथों की उंगली अपने बाल सेट करते हुए बोला था। लहजे में शरारत वाज़ेह झलक रही थी, मगर नूरी को तो इसकी बात आग लगा गई थी। अपनी हद में रहें जलीब अलमगान बागरी, और ये जिन खुशफहमियों का आप शिकार हैं ना, इनसे बाहर निकल आएँ। नूरजन का वजूद इतना अर्जा नहीं है कि आप जैसे इंसान के अय्याशी का सामान बने। वो बोली तो लहजे में नफरत थी। जलीब को इसकी बात किसी चाबुक की तरह लगी थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। अपनी जगह से उठकर नूरी के पास आया था। इसको पास आते देखकर नूरी ने साइड से निकलने की कोशिश की थी, मगर जलीब ने इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपनी तरफ खींचा था। नूरी का नाजुक वजूद जलीब से टकराया था। जलीब ने अपने दोनों बाजू नूरी के कमर में हमाल करते से खुद से करीब किया। दहकते लब इसकी ठंडे लबों पर लगते थे। नूरी इस तरह की इसी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, इसे बर वक्त मजामत नहीं कर पाई थी। मगर जब हवास बहाल हुए तो इसने दोनों हाथ जलीब के सीने पर रखते से धकेलने की कोशिश की, मगर बेसूद रही। जलीब के मजबूत वजूद के सामने नूरी का एहतजाज बेकार था। जज्बात का रेला थमा तो जलीब ने अपने लब हटाए थे। क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नूरी की आवाज़ में बेयकीनी और बेबसी थी। जलीब ने इसकी पंखी जैसे गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली रखी। थोड़ी देर पहले भी तुमने यही पूछा था और मैंने अभी इसी बात का जवाब दिया है। अगर फिर पूछना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, मेरा ही फ़ायदा है। वो इसकी मोहब्बत के मजाइल से सुर्ख होते होंठों को अंगूठे से मसलते हुए बोला था। आज नूरी आज जो तुमने मुझसे सवाल किया है ना, इसका जवाब था। मैं तुम पर हर हक रखता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मुझे मेरे इतने खूबसूरत हक से महरूम नहीं कर सकती। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे वजूद को तस्लीम करने में वक्त लगेगा, और मैं तुम्हें वो वक्त दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारे वजूद की नहीं, तुम्हारी चाहत की तलब है। और मैं इंतज़ार करूँगा इस वक्त का जब तुम्हारी दिल मेरे नाम पर धड़केगा। और हाँ, तुमने अभी जो मुझे अयाश बोला है ना, तो नूरजन साहिबा, अभी आपने अयाश शोहर देखे नहीं हैं। सो आइंदा मुझे कभी भी बोलने या मेरा हाथ झटकने से पहले सोच लेना, वरना मेरा रद्देमल तो तुम देख ही चुकी हो। चलो शाबाश, अब ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर इकट्ठे ही बाहर चलते हैं। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए वॉशरूम में घुस गया था। और नूरी कितनी ही देर अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही। वो तो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि अक्सर हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, मगर जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। नूरी की हालत भी ऐसी थी। सिर्फ जलीब का किया गलत लग रहा था, मगर अपना किया नहीं। जलीब हर तरह से नूरी का ख्याल रख रहा था, मगर नूरी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शादी को 3 महीने होने वाले थे। बज़ाहिर सबके लिए वो एक शानदार शादीशुदा खुशहाल जोड़ा था, मगर कमरे के अंदर वो दोनों ही अजनबी बन जाते थे। जलीब जितना इसके करीब आने की कोशिश करता, नूरजन इतना इससे दूर भागती थी। शायद वो इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ये बेइत्तफाती, ये अगमास, ये बेरुखी इसका मामूल बन गई थी। वो अपनी पसंद से जो कुछ भी इसके लिए लाता, नूरी इसे देखता था गवारा नहीं करती थी। इसने नूरी के लंबे बालों की तारीफ की तो इसने बाल कटवा दिए। जलीब को दुख हुआ था। इसके बाद कभी इसने भूले से भी इसकी तारीफ नहीं की थी। अक्सर दोनों में कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी। अगर कभी कोई गुफ्तगू का मौका आई है जब तो इनके दरमियान वजूद तलखी मजीद बढ़ जाती। जलीब के या साहब इतने कम वक्त में ही जवाब देने लगे थे। बात बात पर से याद दिलाया जाता कि इसने मुर्तज़ा की मोहब्बत पर डाका डाला है। वो थकने लगा था इससे सबसे, मगर नूरी बतदरीज पत्थर का बुत बनी रही थी। जलीब अब बहुत कम घर में टिकता था। अमूमन रात को देर से ही घर आता था। इस दिन के बाद इसने नूरी के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। उसे वक्त दे रहा था कि वह ज़हनी तौर पर सब कबूल कर ले, मगर इसके दिल में जगह बनाने की हर कोशिश बेसुध रही थी। अभी तक वो तयीदामा और नामुराद ही रहा था। जानता था मोहब्बतों के इम्तिहान सख्त हुआ करते हैं, मगर इसकी मुराद कब बार आएगी ये कोई नहीं जानता था। अभी भी वो घर आए तो बदन थकावट से चूर था, जिंदगी से थका रही थी। आज सुबह से इसी हरारत महसूस हुई थी, मगर इसने परवाह नहीं की थी, और लापरवाही का नतीजा इस अब बुखार की सूरत सामने आ रहा था। सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। सुकून की शदीद तलब हो रही थी, इसलिए आज वो मामूल से पहले काफ़ी घर आ गया था। सामने ही दुश्मन ने अपने होश शुबा सरापे से बेनियाज घुट्टों के बलनान में बैठी क्यारी में खुदाई कर रही थी। दुखते सर के बावजूद अंदर जाने के वजह इसके पास आ गया।
आज न जाने क्यों बहुत दिनों के बाद इसके दिल ने बगावत की थी। मासूम ख्वाहिश ने सर उभारा था, मगर वो अपने दिल के लिए उमंगों से नज़र चुराता गया था। क्या कर रही हो? इसने नरमी से पूछा था, मगर जवाब निर्धारित। नूरी, मैंने पूछा कुछ तुमसे। कितनी ही देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद वो झिंझलाते हुए बोला था, पौधा लगा रही हूँ, देख भी रहे हैं और फिर भी पूछ रहे हैं। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। अच्छा, तो खफा क्यों हो रही हो? खफा? शुक्र करें लड़ने रही हूँ मैं, वरना जो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं ना, मेरी जगह कोई और होती तो आप तक सड़फाड़ चुकी होती आपका। वो काम करते मुसलसल बोल रही थी। जलीब ने पहली बार से इतना बोलते हुए सुना था। इसकी खालिस बीवियों वाले अंदाज पर एक मध्यम मुस्कुराहट ने जलीब के लबों का हाथा किया था। इसे खुशी हुई थी। नूर नामहसूस अंदाज में बदल रही थी। क्या हरकतें हैं मेरी? नजरें इसके तेजी से चलते हाथों पर जमाते हुए दिलचस्पी से पूछ रहा था। बात मत करें मुझसे, वो खफकी से बोला। मगर क्यों? क्या किया है मैंने बीबी जान को पौधों का को बोला था, अभी तक नहीं आए पौधे, पूरा हफ्ता होने का आया है। तो नूर, इसमें मेरी गलती क्या है? और वो अभी भी बात को समझ नहीं पाया था। गलती ये है कि बीबी जान ने आपको बोला था और आप जनाब शायद भूल गए। वो नरूठेपन से बोल रही थी, हाथ अब भी मिट्टी में चल रहे थे। ओह, बात अब समझ में आई थी। सॉरी यार, भूल गया मैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें फूल पौधे अच्छे लगते, वरना तुमने कुछ मांगा हो और मैंने पूरा नहीं करूँ, ये हो ही नहीं सकता। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। नूरी बस इतना ही बोल सकी थी। वो चाहता था नूरी मज़ीद बातें करे, इससे बात करना, इसको सुनना कितना अच्छा लग रहा था। कितनी अपनी अपनी लग रही थी इस वक्त इसे खफा होती। नूरी, तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं, छोड़ो ये सब। वो इसकी मिट्टी से अटे हाथों को देखते हुए बोला था। कोई गंदे नहीं हो रहे, इतना अच्छा लग रहा है। पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी मिट्टी को छूना, इसकी सूंधी सूंधी महक को अपने अंदर उतारना, महसूस करना। और आप तो बात ही मत करें। अच्छा यार, मेरी गलती है, मैं सुबह ही ला दूंगा, अभी तो मान जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोला था, नहीं ऐसे नहीं, पहले कान पकड़े। नूरी शरारत से बोली थी। आज बहुत दिनों बाद इसका मूड काफ़ी अच्छा था। शायद वक्त गुजरने के साथ वो वापस पहली वाली हंसती मुस्कुराती नूरी बन गई थी। जरीब ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। नूरी कोई और सजा दे लो, यह कान पकड़ना कुछ। वो मिस्कीनियत से बोल रहा था। अभी भी मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, तो बस बात नहीं करी। वो मुंह फुला गई थी। अच्छा अच्छा, खफा मत हो, ये देखो। वो जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोला। वो बाद में वो फिर से अपने खोल में ना बंद हो जाए, देखो तो। इसके ना देखने पर वो दूसरी दफ़ा बोला, मगर न जाने रुख मोड़कर क्या कर रही थी नूरी। इसने हाथ बढ़ाकर इसे छुआ, मगर अगले ही पल नूरी ने से मुट्ठी भरा हाथ इसके मुंह पर मल दिया था। जली तो सांस ही नहीं ले पाया था। बेयकीनी से नूर की तरफ देखा, जो अब मुंह पर हाथ रखे खिलखिला रही थी। इसके लबों पर एक मुस्कान लाने के लिए न जाने क्या कुछ करता था, और अब इतनी सी बात पर इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। ये बहुत गलत किया है तुमने, मेरा सारा मुंह गंदा कर दिया, अब बच के दिखाओ। इसे कहने की देर थी कि वो वहाँ से भाग गई थी। जलीब भी इसके पीछे भागा था, मगर मोमना को देखकर रुक गया था। नूरी की हंसी को भी ब्रेक लग गई थी। वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। नूरी बहन, पहली दफ़ा आई है, अंदर ले जाओ इसे। वो नरमी से खजल सी खड़ी नूरी से बोलना था। इसकी बात पर नूरी ने सर उठाया। हाँ मम्मी, अंदर आओ, चले। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, मुझे जल्दी है। मैं तो समझी थी तुम अपनों के बगैर उदास होगी, परेशान होगी, मगर मुझे क्या पता तुम नए रिश्तों में इस कदर खोई हुई हो कि पिछले सारे रिश्ते भूल चुकी हो। मोमना, ऐसी बात नहीं है, नूरी ने बोलना चाहा। नूरी, मैं खुद सब देख चुकी हूँ, और जो मेरी आंखों ने देखा वो गलत नहीं है। मुझे कुछ भी समझने की अब ज़रूरत ही नहीं है। तुम बस खुश रहो, जिसके साथ मर्जी रहो। अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। जलीम ने बेबसी से पहले जाती मोमना को देखा, फिर साकित खड़ी नूरी को। नूरी, सब ठीक हो जाएगा, उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर वो इसकी बात सुनने से पहले ही अंदर भाग गई थी। जलीब इसके पीछे जाना चाहता था, मगर अंदर जाने की बजाय मोमना की तरफ भागा था। वो भागते हुए अपने कमरे में आई थी। आज ही तो बीबी जान की बातों ने इस पर असर किया था। आज ही तो इसने सब भुलाकर आपकी रज़ा में राज़ी होना चाहा था, मगर बाजी के दर्द फिर से जाग उठे थे। मोमना की एक एक बात इसके दिल पर लगी थी। इसे लग रहा था जैसे वो इसे आईना दिखा कर गई थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जलेब ने मुर्तज़ा को नहीं मारा, मगर वजह तो बना है ना। और मैं, तुम तो नफ़रत के काबिल हो नूरी। ये सब क्या किया तुमने? तुम मुर्तज़ा की जगह किसी और को दे सकती हो? तुम कैसे इस शख्स के साथ बेवफाई कर सकती हो? सोचें, इन किसके वजूद का अहाता किए हुए थी। मुर्तज़ा को मोहब्बत के पैरों में बेड़ी की तरह पड़ी थी, लेकिन जबकि जलीब का दीवानों जैसा इश्क से पिघलाता रहा था। और क्यों ना पिघलाता, आखिर को निकाह हुआ था इनका, और निकाह के बोल मोहब्बत खुद ही पैदा कर लेते हैं। वो भी मुब्तला इश्क हो गई थी, और अब इसी पर नादम थी। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपनी जगह से उठी और साइड टेबल के दराज में से जलीब को इस्तेमाल की गोलियां निकाली, जो वो अक्सर नींद आने पर इस्तेमाल करता था। डब्बी को उल्टे हाथ की हथेली पर उल्टाए, तकरीबन 10 के करीब गोलियां मौजूद थी। गोलियों की तादाद ने इसे मायूस किया था। पास पड़े जग ने गिलास में पानी उंडले और सारी गोलियां निकल गई थी।
इसके पास और कोई रास्ता नहीं था हकीकत से नज़र चुराने का। मोमना रुको, मेरी बात सुनो। इसकी आवाज़ पर मोमना ने पलट कर देखा और रुके। जलीब ने करीब पहुँच कर इसका जायज़ा लिया। सुर्ख आँखें गीले गाल लिए वो लड़की बहुत दुखी मालूम हो रही थी। मैं लेने आया हूँ तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है, घर छोड़ो मेरे। ठीक है जलीब भाई, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वहाँ किसी को मुझसे मिलने का शौक़ नहीं है। नूर बहुत खुश है आपके साथ, इतनी कि मेरे भाई की मोहब्बत तक को भूल गई है। खैर जो भी है, इसे खुश रखिएगा, इसका दुख मेरे भाई की रूह को भी दुखी करेगा। वो मुसलसल रोते बोल रही थी। चलो। जलीब ने इसका हाथ पकड़कर वापस घर की तरफ कदम बढ़ाए थे। भाई, मगर इसने बोलना था। चुपचाप यहाँ बैठो। वो इसे सोफे पर बैठाते हुए खुद भी इसके मुकाबले सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला था। अब बताओ क्या मसला है। वो नर्म लहजे में पूछ रहा था। कोई मसला नहीं। वो सिर्फ आंखों में बहने वाले आंसू साफ करते हुए बोली थी। फिर क्या नाराज़गी है नूरी से? कोई नाराज़गी नहीं है मोमना, बताओगी नहीं तो मसला कैसे हल होगा? तुम चाहती हो नूरी कभी मेरे साथ खुश रहे, नूरी कभी मेरे साथ खुश रहे, तो फिर ये सब क्या था जो आज तुमने बोला? वो तुम्हारी बहन है, तुम इसे दुख भी नहीं देना चाहती, फिर भी अपने लफ्ज़ों की सख्ती इसका दिल दुखा गई। मैं ये भी मानता हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी ज़िंदगी में शामिल की गई है। वो अभी तक वो मुझे कबूल नहीं कर पाई है। अगर तुमने इन आंखों में झांक कर देखा होता ना, तो तुम्हें वो दुख ज़रूर नज़र आता जो वो सह रही है। तो पूरी शख्सियत बनकर रह गई है। हमारे लबों पर बिखरी दिलकश मुस्कान में हमेशा हमारी खुशी का जज्बा पोशीदा नहीं होते, बल्कि कुछ कह के अपने अंदर मौजूद गम का शोर होते हैं। वो सोनी आंखों में उभरी नमी को छुपाने के लिए लगाने पड़ते हैं और अक्सर हम खुलने लगते हैं और अपने अंदर का दर्द छुपाते छुपाते वो लोग समझते कि हम दर्द से आशना नहीं हैं। तुमने भी इसके लबों को हंसी देखी है। इसकी सोनी आंखों की नमी में नहीं झांका। मुर्तज़ा इससे मोहब्बत करता था, मगर इसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। इसकी मौत के पीछे मेरा या नूर का कोई हाथ नहीं है। वो इतनी ही ज़िंदगी लिखवा कर लाया था। अगर मान भी लो कि मेरी या नूरी की वजह से इसकी जान गई, तो अब क्या किया जाए? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतरीन हल मौजूद है? इसकी तमाम बातें मोमना के दिल में उतर रही थी। कितनी सफाई से उसे आईना दिखा रहा था। तुम चाहती हो कि वो मुर्तज़ा को याद करके दिल से लगा कर रखे, से कभी नहीं भूले। यहाँ तक तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, मगर तुम तो इसे मज़ीद दुखी कर रही हो, इसे तन्हा कर रही हो। तुम चाहती हो मरने वाले के साथ मर जाए। इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना। अगर वो ज़िंदगी की तरफ लौट रही है तो इसकी मदद करो, ना कि इसे मज़ीद परेशान करो। चलो शाबाश, अब जाकर इसे माफ़ी मांग लो, इसे समझाओ कि तुम्हारे इस मासूम से भाई पर कुछ रहम करे। अब जी ठीक है, मैं इसे समझाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वो खुश दिली से मुस्कुराई थी। आंखों से नफरत की धुंध छटी तो सब निखरा निखरा नजर आने लगा। वो भी आंसू को साफ करती नूरी की कमरे की तरफ बढ़ी, मगर कमरे में पहला कदम रखती ज़मीन पैरों से निकल गई थी। इसकी पहली आवाज़ पर जलीब भागते हुए था। नूरी की हालत इसके पाँव पर आ गई थी। इसे अस्पताल लाए थे। डॉक्टर्स ने मैदावाश कर दिया था, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स अभी कुछ कह नहीं सकते थे। मोमना का मुसलसल रो रो का बुरा हाल था। जलीब को तो कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर ही आज ही तो इसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये सब। जब कुछ भी नहीं समझ आया तो नूरी के पास आ गया था। नूरी आंखें खोलो, क्यों, क्या तुमने ऐसा? नूरी एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, देखो मैं कैसे तड़प रहा हूँ। तुमसे बिछड़ने का खौफ ही मुझे मार डालेगा। मुझे ही मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा तुम्हारा हिज्र। तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, बस एक बार आंखें खोलो। वो तड़प रहा था, मगर नूरी के वजूद पर इसकी आओ फरियाद का कोई असर नहीं हुआ था। होता भी कैसे, अब तो बहुत देर हो चुकी थी और जलीब के पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ खाली दामन नुआ करना था। भाई फिक्र मत करें, नूरी को कुछ नहीं होगा, संभाले खुद को। आप ऐसा करेंगे तो नूरी को कौन संभालेगा? मोम ने इसके शाने पर हाथ रख के इसे समझाए थे। 3 घंटे के बाद इसे होश आया था। सब मौजूद थे, मगर जलीब नहीं था। किसी ने बिस्से से कुछ नहीं पूछा था। मोमना ने न सिर्फ अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी, बल्कि इसे समझाया भी था। इसकी बातों से नूरी को मजीद शर्मिंदा किया था। इसे अस्पताल आए दूसरा दिन था। रात की किसी पहर इसकी आंख खुली थी। गला प्यास की शिद्दत से सूख रहा था। इसने उठना चाहा, मगर इसकी हरकत ने इसकी टांगों पर सर रखकर सोए जलीब की आंख खुल गई थी और न जाने कब कुर्सी पर बैठे बैठे इसकी टांगों पर सर रखकर सो गया था। कुछ चाहिए नूरी? जी, वो पानी। जलीब ने पास पड़े जग में पानी निकाल के इसके लबों से लगाया। बस। इसने 2 सिप लेकर ही छोड़ दिया था। कैसी हो? वो पूछ रहा था। ठीक हूँ, वो आहिस्तगी से बोल रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी कितनी ही देर हाल रही थी। आप खफाएं मुझसे? आखिर नूरी खामोश की दीवार गिराई थी। क्या नहीं होना चाहिए? वो लिए दिए अंदाज में बोला था। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने कुछ नहीं पूछा नूरदन, वो इसी अंदाज में बोला था। जलीब, आई एम सॉरी। जलीब ने इसके बुलाने पर इसकी तरफ देखा। रश पहले बार इसने उसके नाम से पुकारा था। दोनों हाथों से अपने कान पकड़े इस कदर मासूम लग रही थी कि जलीब का सारा गुस्सा सारी खफ की झाँक की तरह बैठ गई। इसने जल्दी से इसके दोनों नर्म नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर लबों से लगाया था। क्या मैं समझूं कि मेरी सज़ा माफ़ हो गई है? जलीब ने पुरउम्मीद नज़रों से उसे देखा था। बिल्कुल, बल्कि आपको तो मुझे सज़ा देनी चाहिए। मैंने बहुत दुख दिया है, दिल दुखाया आपका। बहुत शर्मिंदगी से बोली थी। कोई बात नहीं नूरी, ये दिल भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हें पूरा हक है। जो मर्ज़ी करो इसके साथ।
बस आज के बाद खुद को तकलीफ़ नहीं देना। मेरी गलती की सज़ा मुझे देना, खुद को नहीं। ज़लीब, क्या हम पिछली बातों को आज अभी यहाँ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते? पुराने ज़िक्र मुझे तकलीफ़ देते हैं। और इसकी बात काटते हुए बोली थी, ठीक है, जैसे तुम चाहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब हम नई ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे सब भूलकर, और मेरा वादा है मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी। उसे यकीन दिला रहा था, नूरी के दिल इसकी सच्चाई की गवाह थी। अगर रब्बी ज़ुलजलाल कौन कह दे तो इधर अधूरे और नामुकम्मल किस्से भी मुकम्मल हो जाते हैं। इनकी कहानी भी मुकम्मल हो गई थी। बेशक वो रब ही है जो गम के बाद खुशी देता है, और दोनों ही इस बात के गवाह थे। देखें, दुख देखे थे तो खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी। दी एंड। जी तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको एक खूबसूरत सा नावल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी होस्ट राबिया ज़ही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।